एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में दो सहेलियां रहा करती थी, आराध्या और सपना। आराध्या वह बहुत ही ज्यादा गरीब थी, उसके पिता भी नहीं थे और माँ मजदूरी कर कर उसका पालन पोषण करती थी और स्कूल में पढ़ाया करती थी। और वहीं दूसरी तरफ सपना, वह बहुत ही ज्यादा अमीर थी, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और दोनों में दोस्ती स्कूल में ही हुई थी। दोनों एक साथ स्कूल जाया करती थी और एक साथ स्कूल से आया करती थी। ऐसे ही एक दिन आराध्या की माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और वह स्कूल नहीं आ पाती। तभी सपना के पास स्कूल की कुछ लड़कियां आती हैं और वह उससे कहती हैं, अरे यार सपना, तू कितनी ज्यादा अमीर है, तेरे पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी तो उस गरीब 2 टके की नौकरानी जैसे दिखने वाली आराध्या के बच्चे से दोस्ती रखती है। उसकी ड्रेस से कितनी ज्यादा बदबू आती है, कितनी ज्यादा फटी पुरानी है। तू आसमान का तारा और वो जमीन का गंदा कीड़ा, फिर भी तुम दोनों में दोस्ती कुछ जमती नहीं है। हाँ, कहता तुम बिल्कुल ठीक ही रही हो, मेरा स्टेटस उस गरीब से बिल्कुल मैच नहीं करता, लेकिन क्या तुम देखती नहीं वह मेरी कैसी चापलूसी करती है, मेरे आगे पीछे दुम हिलाकर घूमती रहती है। मैं उसे अगर रात को दिन कहूँ तो रात को दिन ही कहती है। यह समझो मेरा पर्सनल नौकर है, नौकर। हम लोगों का यही तो फायदा होता है, इन गरीबों से काम निकलवाना। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि वो तेरी नौकर बनकर रहती है। पूरे स्कूल को पता है वह तुम्हारी पर्सनल नौकर नहीं, तुम्हारी दोस्त है। मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि मैं उससे जो भी कुछ कहूँगी वो मेरे लिए करने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर यकीन नहीं आता तो कल वह स्कूल आएगी, तभी अपनी आंखों से देख लेना कि वह मेरी नौकर है या फिर मेरी दोस्त, ठीक है? सपना अपनी अमीरी में चूर चूर थी, उसे बेचारी आराध्या की दोस्ती दिखाई नहीं देती थी। अगले दिन आराध्या स्कूल आ जाती है और वह सपना को उदास देखकर उससे कहती है, अरे यार सपना, मैं एक दिन स्कूल नहीं आई तो तुम इतनी ज्यादा उदास हो गई, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? आराध्या यार, अगर तुझे बुरा न लगे तो क्या मेरे लिए एक काम कर सकती है? मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ और उस प्रॉब्लम को तो ही सॉल्व कर सकती है। सपना, दोस्ती में कोई भी काम सर झुकाकर नहीं करवाया जाता, सीना ठोकर करवाया जाता है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। बताओ क्या प्रॉब्लम है? यार, मेरी मम्मी की डायमंड की रिंग उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे दी थी और वह मुझसे बाहर डस्टबिन में गिर गई। यार, मैं डस्टबिन के अंदर से रिंग नहीं निकाल सकती और वह मेरी मम्मी का मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट था, बस इसलिए परेशान थी और यह काम किसी और से करवाने के लिए कह भी नहीं सकती। सपना, रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और मैं तो गरीब हूँ, कूड़े कचरे में हाथ डालती ही रहती हूँ। मैं रिंग निकाल दूंगी, तुम चिंता मत करो। आराध्या बेचारी सब बातों से बेखबर कि उसकी दोस्त उसके साथ क्या कर रही है। वह डस्टबिन से उसकी माँ की रिंग निकालने चली जाती है जो कभी गिरी ही नहीं थी और उसके पीछे पीछे सपना स्कूल की लड़कियों को भी ले जाती है और उनसे कहती है, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि मेरी नौकरानी है ना, नौकरानी। देखो कैसे गंदे कचरे के अंदर से कैसे मेरी माँ की रिंग ढूंढ रही है जो उसके अंदर कभी गिरी ही नहीं। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैं इस गरीब से दोस्ती क्यों रखती हूँ। ये गरीब होते ही ऐसे हैं, बेवकूफ और नासमझ। सपना, तुम्हारी माँ की रिंग नहीं मिल रही, मैंने कचरे निकाल कर देख लिया, सॉरी यार। कोई बात नहीं, लेकिन यार अब तो क्लास के अंदर मत जाना, तूने गंदे कचरे को हाथ लगाया है ना, तेरे अंदर से बदबू आ रही होगी, क्लास में हम सबका बैठना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज कल आ जाना नहा धोकर। मैं इतनी ज्यादा अमीर हूँ, अगर एक रिंग खो गई तो कोई बात नहीं, दूसरी खरीद लूंगी। आराध्या स्कूल के अंदर नहीं जाती और वह घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन आराध्या और सपना स्कूल जा रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी उसकी नजर आराध्या और सपना के ऊपर जाती है और वह दोनों से कहती हैं, अरे बेटा, बहुत समय से कुछ खाया नहीं, बहुत ज्यादा भूखी हूँ, बहुत समय से लोगों से कुछ मांग रही हूँ, कुछ खाने को दे दो, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। लगता है कलयुग आ गया, कलयुग, किसी को किसी की नहीं पड़ी। बेटा कृपया करके तुम ही मदद कर दो।
बुढ़िया, तुझे नजर नहीं आ रहा हम स्कूल जा रहे हैं? अगर मैं तुझे अपना लंच दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? तेरी वजह से मैं भूखी रह जाऊंगी। चल हट यहाँ से, हमारा रास्ता छोड़। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। हमें खाने के लिए दे दो, हमें पैसे दे दो, जैसे हम इनके लिए ही खाना लेकर आते हो। अरे सपना, अपने से बड़ों से इस तरह से बात नहीं किया करते। देखो तो इनकी हालत कितनी ज्यादा बुरी है, कितनी भूखी लग रही है। अगर तुम इन्हें कुछ नहीं देना तो मत दो। अम्मा जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, लेकिन हाँ, एक रोटी जो एक दिन में मुझे एक बार मिलती है लंच के लिए, लीजिए, आप उसे खा लीजिए। बेटा, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारे पास एक ही रोटी है और वो भी तुमने मुझे दे दी। ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। हमेशा खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। इस बुढ़िया की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वह बूढ़ी औरत आराध्या को बहुत सारी दुआएं देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद सपना आराध्या से कहती है, तू हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। तुझे क्या जरूरत है उस बुढ़िया की मदद करने की? इनका तो रोज का काम होता है। अब तू क्या खाएगी? तुझे तो रोज सिर्फ एक ही रोटी मिलती है। अब देख, उस बुढ़िया की मदद करने की वजह से तुझे पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। सपना, यही फर्क होता है अमीर और गरीब में। तुम अमीरों को गरीबों की भूख दिखाई नहीं देती और हम गरीबों को गरीबों का दुख बहुत अच्छी तरह से नजर आता है। तुम्हें वह अम्मा झूठी और ड्रामेबाज लग रही थी, लेकिन मैंने उनकी आंखों में देखा कि वह कितनी भूखी थी। और क्या तुमने देखा नहीं, अम्मा जी ने मुझे कितनी सारी दुआएं दी। सपना, तुम्हें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम तो इतनी ज्यादा अमीर हो, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। माय फुट, यह दुआएं वगैरह कुछ नहीं होती। मैं तुझे हमेशा से देखती आ रही हूँ कि तू लोगों की कितनी मदद करती रहती है, लेकिन आज तक तुझे मिला क्या है? तो तू वैसी की वैसी है, गरीब की गरीब। और एक मुझे देख, आज तक मैंने किसी की मदद नहीं की, 1 रुपया किसी को नहीं दिया, लेकिन फिर भी अमीर की अमीर हूँ। किसी की मदद करने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमारे पास जो भी कुछ होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे तेरे पास 1 रोटी थी, वो भी उस बुढ़िया के पास चली गई। आराध्या सपना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सपना को तो अपने अमीर होने पर घमंड ही बहुत ज्यादा था और इसी तरह स्कूल आ जाता है। स्कूल में जाने के बाद सपना स्कूल की अपनी सभी दोस्तों को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है, कल मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, आप सभी को आना है, लेकिन याद रहे कि सबको येलो और व्हाइट ड्रेस पहनकर आनी होगी, क्योंकि हमने थीम रखी है और बहुत बड़े बड़े लोग भी आने वाले हैं। अच्छे से तैयार होकर आ जाना, ठीक है? कभी गरीबों की तरह आ जाओ। सपना, हमारे पास तो ब्रांडेड कपड़े हैं, मेकअप भी है, हमसे तो जो बोलेगी हम वो पहनकर आ जाएंगे। लेकिन इस गरीब आराध्या की बच्ची का क्या करेगी, जिसके पास स्कूल यूनिफॉर्म भी अच्छी नहीं है? यह तो तेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में ग्रहण लगा देगी अपनी गरीबी से। अरे हाँ यार, यह तो मैं भूल ही गई। आराध्या, कल तो मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में मत आना, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे, अमीर अमीर लोग आएंगे, क्योंकि वह पार्टी अमीरों के लिए है ना, गरीबों के लिए नहीं। इसलिए तू मत आना, क्योंकि तेरे पास तो कोई अच्छा सूट भी नहीं होगा। तेरी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होगी। सब कहेंगे कि मैंने कैसी गरीब को अपनी दोस्त बना रखा है, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हूँ ना। सपना, यह तुम क्या कह रही हो? तुम तो हमेशा से जानती हो कि मैं गरीब हूँ और दोस्ती कपड़े देखकर, स्टेटस देखकर नहीं होती, दिल से होती है। ठीक है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में नहीं आऊंगी अगर मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट होती है तो। ऐसा कहकर आराध्या आंखों में आंसू लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सपना और उसकी दोस्त आपस में बातें करने लगती हैं और वह पिछली बातें भी करती हैं, जब सपना ने झूठ बोलकर आराध्या को डस्टबिन के अंदर अपनी माँ की रिंग ढूंढने के लिए भेजा था। यह सुनकर आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सपना के पास जाती है, उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, सपना, तुमने मुझे अपनी नौकरानी बनाकर अपने साथ रखा था। मैं तो तुम्हें अपनी दोस्त मानती थी और उस दिन भी तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैंने सोचा तुम्हारी माँ की रिंग है, माँ की निशानी है, इसलिए मैं डस्टबिन के अंदर तुम्हारी माँ की रिंग ढूंढ रही थी और मुझे रात को नींद भी नहीं आई। बस यही सोचती रही, पता नहीं उसकी माँ की रिंग उसे मिलेगी भी या नहीं। और यह सब तुमने अपने दोस्तों को मुझे नीचा दिखाने के लिए किया था। तुम जैसे दोस्त से तो अच्छा है कि मेरी कोई दोस्त हो ही ना। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई दोस्ती नहीं। ऐसा कहकर आराध्या वहाँ से चली जाती है और वह एक जगह बैठकर बहुत रोती है। पूरे गांव में सिर्फ मेरी एक ही दोस्ती थी, सपना। आज मेरी उससे भी दोस्ती टूट गई। सपना ने हमेशा मुझे अपनी एक मामूली सी नौकरानी समझा और मैं हमेशा उसे अपनी दोस्त समझती थी। लगता है गरीबों का इस दुनिया में कोई नहीं,
गरीब लोगों को जीने का कोई हक नहीं। अगर आप अमीर हो तो लोग आपसे दोस्ती करते हैं, आपको अपनी स्टेटस का समझते हैं। अगर आप गरीब हो तो वह आपको गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा सोच सोचकर आराध्या बहुत रो रही थी और वह अपने आंसू साफ कर कर अपने दिल का बोझ कम कर कर अपने घर जाने लगती है कि तभी रास्ते में आराध्या को चमचमाते हुए सोने और चांदी के 2 सूट नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वह चौंक जाती है। अरे, इस घने जंगल में यह सोने और चांदी के चमचमाते हुए सूट किसके हो सकते हैं? पता नहीं किस बेचारे के होंगे। थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार कर लेती हूँ। अगर यह किसी गलत हाथों में लग गए तो पता नहीं जिसके ये होंगे उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। आराध्या ऐसा सोच रही थी कि तभी जादुई सोने और चांदी के सूट से आवाज आती है। हम कोई मामूली सूट नहीं है, हम जादुई सोने और चांदी के सूट हैं। अगर तुम जादुई सोने का सूट पहनती हो तो तुम्हारे सामने सोना ही सोना आ जाएगा, इतना सोना कि तुम जिंदगी भर खुले हाथों से उड़ाओगी तभी वह खत्म नहीं होगा, और तुम अपनी माँ के साथ एक ऐशो आराम वाली जिंदगी व्यतीत कर सकती हो। चलो जल्दी से मुझे पहन लो और बहुत सारी धन दौलत हासिल करो। मैं भी जादुई चांदी का सूट हूँ, लेकिन मुझे पहनने के बाद तुम्हें धन दौलत नहीं मिलेगी। हम दोनों जादुई सोने और चांदी के सूट को जिस जादूगरनी ने बनाया उसकी जान खतरे में है। अगर समय रहते उन्हें नहीं बचाया गया तो वह मर जाएंगी, और अगर तुम मुझे पहन लेती हो तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम किसी भी चुड़ैल को, किसी भी बुरी शक्ति का सामना कर सकती हो। लेकिन तुम्हें हम दोनों में से एक ही सूट को पहनना होगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसी की जान बचाना चाहती हो या फिर धन दौलत लेकर अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करना चाहती हो। मुझे मेरी माँ ने हमेशा समझाया है कि परेशान मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। यह सब पुण्य का काम है और पुण्य से बढ़कर कोई धन दौलत नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हारी जादूगरनी की जान बचाऊंगी और पुण्य कमाऊंगी। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मैं मेरी माँ के साथ गरीबी में भी खुश हूँ। मुझे धन दौलत का लालच नहीं करना। आराध्या, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है। हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम हमारी परीक्षा में पास हो गई। अब तुम्हें हमेशा मेरे जादुई चांदी के सूट से धन दौलत मिलती रहेगी। जादुई चांदी के सूट की बातें सुनकर आराध्या बहुत ज्यादा खुश होती है और वह घर आकर अपनी माँ को सब बताती है, और अब दोनों माँ बेटी एक महल जैसे घर में रहने लगती हैं और अपने साथ साथ और भी गरीब लोगों की मदद करती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना फटे पुराने कपड़ों में आराध्या के पास आती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, आराध्या, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी सच्ची दोस्ती को नहीं समझा। हमेशा अपने अमीर होने पर घमंड करती रही, और आज देखो मैं गरीब भी हो गई और अकेली भी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के चले गए और उनके साथ सब कुछ। मैं गरीब होने के साथ साथ अकेली भी हो चुकी हूँ। मुझे माफ कर देना। मैंने तुम जैसी अच्छी और सच्ची दोस्त को नहीं समझा। सपना, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब मैं गरीब थी तब भी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और आज मैं अमीर हो गई तब भी तुम मेरी वही पुरानी वाली दोस्त हो, और तुम अकेली नहीं हो। मेरे साथ मेरे घर में रहोगी, मेरी बहन बनकर। अब कभी अपने आप को अकेला मत कहना। मैंने तुम्हें माफ किया। आराध्या अपना बड़ा दिल कर कर सपना को माफ कर देती है, और अब दोनों दोस्त एक छत के नीचे बहन की तरह हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं। और अब सपना भी आराध्या की तरह दूसरों की मदद करती है। इस तरह आराध्या के अच्छे स्वभाव की वजह से सपना भी पूरी तरह से बदल जाती है, और दोनों दोस्त एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं। एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में 3 बहनें पायल, प्रीति और नेहा अपनी गरीब माँ के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। कावेरी अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए रात दिन मेहनत किया करती थी, तब जाकर उसे चंद रुपये मिलते थे, जिसकी वजह से घर का किराया और अपनी 3 बेटियों को 2 समय का खिलाना और उन्हें शिक्षा देनी कावेरी को बहुत मुश्किल हो जाया करती थी। ऐसे ही कठिनाइयों से भरा जीवन कावेरी और उसकी 3 बेटियों का चल रहा था। पायल और प्रीति का जन्मदिन आने वाला था। दोनों बहनें पार्क में खेल रही थी कि तभी वहाँ पर पड़ोस की कुछ अमीर लड़कियाँ आती हैं और दोनों बहनों को बहुत चिढ़ाती हैं।
देखो देखो काव्य, इन दोनों गरीब बहनों को देखो, कल इनका जन्मदिन है, लेकिन बेचारियों को अपने जन्मदिन पर पहनने के लिए नई फ्रॉक भी नहीं मिलती और ना ही इनके लिए केक वगैरह आता है। बेचारियां, इनके तो सब दिन एक जैसे ही हैं, रूखी सूखी खाकर। हाँ संजना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यह गरीब बहनें तो इस धरती पर आकर बोझ हैं, बोझ, क्योंकि यह तो जिंदगी को एंजॉय ही नहीं कर पा रही, बस जिंदगी को काट रही है, काट रूखी सूखी खाकर। जिंदगी जीने का असली मजा तो हम जैसे अमीर लोगों का है, इन जैसे गरीबों का नहीं, जिन्हें यही नहीं पता नए कपड़े क्या होते हैं, अच्छा खाना क्या होता है। गरीब कहीं की, धरती पर बोझ। दोनों अमीर लड़कियों की बातें सुनकर पायल और प्रीति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों मिलकर दोनों लड़कियों की बहुत ही ज्यादा पिटाई करती हैं, मार मार कर उनका भर्ता बना देती हैं। कुछ समय बाद दोनों बहनें अपने घर चली जाती हैं और नेहा को सब बताती हैं। यह सुनकर नेहा परेशान हो जाती है और वह अपनी दोनों छोटी बहनों से कहती है, अरे मेरी प्यारी बहनों, यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया। संजना और काव्या वो हमारे मकान मालकिन की बेटियां हैं, तुमने उनकी पिटाई क्यों की? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि 2 महीने से किराया भी नहीं गया। अब तो बस क्या होगा कुछ नहीं पता। दीदी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हमारे मकान मालकिन की बेटियां हैं, लेकिन आप भी तो देखो, वो दोनों रोजाना पार्क में हम दोनों बहनों का मजाक उड़ाती हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती हैं, हम पर रोजाना हंसती हैं, हमारी बहुत इंसल्ट करती हैं। आखिर हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो बुरा लग सकता है। बस ज्यादा गुस्सा आ गया इसलिए पिटाई कर दी। तुम दोनों ने मेरी मासूम बेटियों को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम गरीब माँ बेटी खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने तुम गरीबों पर तरस खाकर 2 महीने से किराया नहीं लिया, तुम तो सर पर चढ़कर नाचने ही लगे। अपनी माँ को बाहर निकालो, वो कहाँ है? अब तुम गरीब माँ बेटी मेरे घर में एक पल भी नहीं रह सकती। सरिता आंटी, इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इनसे गलती होगी और यह दोनों संजना और काव्या से भी माफी मांगेंगी। कृपया करके हमें माफ कर दीजिए और अपने घर से बाहर मत निकालिए। अरे माँ भी आ गई। सरिता बहन, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं अभी किराया नहीं दे सकती, मेरे काम के पैसे नहीं मिले, बस आप हमें थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगी। ना बाबा ना, अब मैं तुम जैसे गरीबों को अपने घर में और नहीं रहने दे सकती। तुम्हारी बेटियों ने जो कारनामा किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें अच्छी तरह से मिलेगी। मुझे शाम तक मेरा घर खाली चाहिए। अगर शाम तक मेरा घर खाली नहीं हुआ तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारा सामान तो बाहर फेंकवा ही दूंगी और तुम्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा दूंगी। इसलिए अगर जेल नहीं जाना चाहती तो चुपचाप मेरा घर खाली करके चली जाओ। सरिता की यह बातें सुनकर कावेरी और तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा दुखी होती हैं और सरिता वहां से चली जाती है। कावेरी सरिता के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह उसका घर खाली कर अपनी तीनों बेटियों के साथ वहां से जाने लगती है। कावेरी और उसकी तीनों बेटियां दूसरी जगह घर तलाश करने के लिए जा ही रही थीं कि तभी रास्ते में एक हादसा होता है। कावेरी का एक्सीडेंट हो जाता है, वह पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। तीनों बहनें अपनी माँ को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। तभी डॉक्टर तीनों बहनों से कहती हैं, देखो तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा चोट लगी है और हम जब तक इनका इलाज शुरू नहीं करेंगे, जब तक तुम रिसेप्शन पर पैसे जमा नहीं कर देती, पहले पैसे दो, उसके बाद तुम्हारी माँ का इलाज होगा, ठीक है? लेकिन डॉक्टर, हमारे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। मेरी माँ मेहनत मजदूरी कर हम तीनों बहनों का पालन पोषण करती है, हमारे तो रहने के लिए अपना घर भी नहीं है। हम गरीबों के ऊपर थोड़ा रहम करो और हमारी माँ का इलाज शुरू कर दो। एक वही है एकमात्र हमारा सहारा, हमारे ऊपर थोड़ा रहम करो और हमें थोड़ा समय दे दो, हम तुम्हारे सभी पैसे दे देंगे, लेकिन अभी आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। कृपया करके हमारी माँ को बचा लो। अगर तुम्हारे पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है तो हमारे पास भी तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए समय नहीं है। यहाँ पर हम मुफ्त में इलाज करने के लिए नहीं बैठे, यहाँ से अपनी माँ को लेकर जाओ, जब पैसे हो जाए तो इलाज करवाने भी आ जाना। पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं गरीब, जैसे हम डॉक्टर इन जैसे गरीबों के लिए ही बने हों। तीनों बहनें डॉक्टरों के सामने बहुत रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन डॉक्टरों को तो बस पैसे चाहिए थे। पैसे मिल जाते तो वह इलाज कर देते, पैसे नहीं मिले तो वह धक्के मारकर तीनों बहनों को और खून में लहूलुहान उनकी माँ को अपने हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते हैं। समय पर इलाज न मिलने की वजह से कावेरी अपनी तीनों बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं।
यह सब कुछ हम दोनों बहनों की वजह से हुआ है। ना हम संजना और काव्या की पिटाई करते और ना ही मालकिन हमें घर से बाहर निकालते और ना ही माँ का एक्सीडेंट होता। यह क्यों अनर्थ हो गया। माँ हमें अकेला छोड़ के चले गई। अब हम किसके सहारे जिएंगे। पता नहीं हम जैसे गरीबों की परेशानी खत्म क्यों नहीं होती। एक के बाद एक मुसीबत आ ही जाती है। एक तो पहले ही हम इतने ज्यादा गरीब थे, ऊपर से हमारे सर से छत भी छिन गई और माँ का साया भी। हम तो कहीं के नहीं रहे, कहीं के भी। इस तरह से तीनों बहनें बहुत रोती हैं और अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं। तीनों बहनों को सर छुपाने के लिए कहीं न कहीं तो रहना था, इसलिए वह जंगल में झोपड़ी डालकर उसके अंदर रहती हैं। और नेहा दोनों बहनों से बड़ी थी, इसलिए वह बाहर कमाने के लिए निकल जाती है। बहुत ही ज्यादा धक्के खाने के बाद नेहा को एक बहुत बड़े शोरूम पर साफ सफाई करने का काम मिल जाता है। अब नेहा मेहनत से काम करती और अपनी दोनों छोटी बहनों का पालन पोषण करती है। शोरूम की मालकिन भी नेहा के काम से बहुत ज्यादा खुश थी। अरे वाह नेहा, जब से तुम मेरे शोरूम पर काम करने आई हो तब से तुमने मेरे शोरूम पर 4 चांद लगा दिए। पहले वाली नौकरानी बहुत गंदगी से काम करती थी और तुम तो बहुत अच्छी तरह से काम भी करती हो और कपड़ों की देखरेख भी करती हो और साथ में तुम ईमानदार भी बहुत हो, बहुत अच्छी हो। ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करती रहो, देखना एक दिन बहुत आगे जाओगी। शोरूम मालकिन हमेशा इसी तरह नेहा की तारीफ किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन शोरूम पर संजना और काव्या अपने लिए ड्रेसेस खरीदने आती हैं और वो वहाँ पर नेहा को काम करते देख आपस में बातें करने लगती हैं। काव्या देख, प्रीति और पायल की बड़ी बहन किस तरह शोरूम पर साफ सफाई का काम कर रही है। गरीबों से अभी अपना हिसाब किताब भी तो पूरा करना है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इन गरीबों को सबक सिखाने का। बता क्या कहती है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे अच्छा तो मौका मिल ही नहीं सकता। देख, जो इतनी ज्यादा महंगी ब्रांडेड फ्रॉक ट्राई की है उन्हें यहाँ से चुरा के ले जाते हैं। सारा इल्जाम इस नेहा की बच्ची के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि यह गरीब बहनें हमारे कहर से कैसे बचती हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत। ऐसा कहकर दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थी और वह महंगी ब्रांडेड फ्रॉक चुरा कर ले जाती हैं और नेहा भी अपना काम कर चली जाती है। अगले दिन जब वह काम करने आती है तो शोरूम मालकिन गुस्से से आग बबूला थी और वह नेहा को जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं, नेहा, मेरे यहाँ पर इस स्टाफ 10 साल से काम कर रहा है। आज तक ऐसी गलती कभी नहीं हुई। तुम चंद महीने से ही आई हो और तुमने चोरी करनी शुरू कर दी। मैंने तुम्हारी थोड़ी क्या तारीफ कर दी, तुम तो आसमान पर ही चढ़कर बैठ गई। तुम मेरे महंगे फ्रॉक चुरा कर लेकर गई हो। मुझे उनके पैसे चाहिए, वो भी 50,000 रुपए। और आज के बाद तुम मेरे शोरूम पर काम करने भी नहीं आओगी। तुम जैसे चोरों की मेरे शोरूम पर कोई जरूरत नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। मैं एक समय भूखा रह सकती हूँ लेकिन चोरी कर अपना कभी पेट नहीं भरूंगी। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कोई फ्रॉक वगैरह नहीं चुराए। मैं कभी चोरी कर ही नहीं सकती। सभी चोर चोरी करने के बाद यही कहते हैं कि वो चोर नहीं है। अगर चोर चोरी करने के बाद यह मान ले कि उसने चोरी की है तो फिर वह चोरी करे ही क्यों। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे 50,000 रुपए चाहिए। वो तुम कहाँ से ला कर दोगी? मैं कुछ नहीं जानती। मुझे शाम तक मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ क्या कर सकती हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए शोरूम से बाहर निकलो और मुझे शाम तक 50,000 रुपए ला कर दो। शोरूम मालकिन की यह बातें सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वह इतनी जल्दी 50,000 रुपए कहाँ से लाकर देगी। और वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़ी संजना और काव्या यह देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो जैसा चाहती थी वैसा हो गया। बेचारी गरीब नेहा रोते हुए शोरूम से बाहर आ जाती है और वह अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन वह इतनी ज्यादा परेशान थी कि वह अपने घर के जाने का रास्ता भूल जाती है और वह बस जंगल में चलती रहती है और वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर 3 नदियां बह रही थी और तीनों नदियों के पास एक बहुत ही ज्यादा सुंदर फ्रॉक लगे थे। एक सोने की तरह चमक रहा था तो दूसरा हीरे की तरह चमक रहा था और तीसरा वह बहुत ही ज्यादा फटा पुराना था। यह देखकर नेहा चौंक जाती है। अरे, यह मैं कौन सी जगह पर आ गई? यहाँ पर तो 3 नदियां बह रही हैं और तीनों नदियों के पास एक फ्रॉक है और वो भी सोने और हीरे की तरह चमक रहे हैं। मगर तीसरा फ्रॉक यह फटा पुराना क्यों है? तुम्हारा इस मायावी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। जो तुम्हें सामने 3 नदियां बहती हुई नजर आ रही हैं, यह जादुई फ्रॉक की है। अगर तुम हीरे की फ्रॉक की नदी में जाकर हीरे का फ्रॉक पहनती हो तो
तुम्हारे सामने हीरे ही हीरे आ जाएंगे। और अगर तुम दूसरी नदी में जाकर सोने का फ्रॉक पहनती हो तो तुम्हारे सामने सोना ही सोना आ जाएगा, जिसकी मदद से तुम सारी जिंदगी ऐश कर सकती हो। तुम्हें धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। और परी जी, अगर तीसरी नदी में जाकर यह फटा पुराना फ्रॉक पहनूं तो क्या मिलेगा? अगर तुम तीसरी नदी में जाकर यह फटा पुराना फ्रॉक पहनती हो तो तुम्हें ना तो हीरे मिलेंगे, ना ही सोना, कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम हम परियों की मदद कर सकती हो। हम सभी परी लोग बहुत समय से नहीं गए। एक काली चुड़ैल ने हमें कैद करके रखा है और हम अपनी मदद भी अपने आप नहीं कर सकते। जिसके अंदर लालच ना हो और दूसरों की मदद करने की इच्छा उसके अंदर हो, वो ही हमारी मदद कर सकता है। अगर तुम तीसरी नदी का फ्रॉक पहनती हो तो काली चुड़ैल का श्राप खत्म हो जाएगा और हम अपने परी लोग चले जाएंगे। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा करता कौन है? सभी को धन दौलत की जरूरत है। मुझे पता है तुम भी हीरे और सोने वाला ही फ्रॉक पहनोगी। परी जी, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मुझसे ज्यादा जरूरत इस समय आप सभी परियों को है। हम जैसे गरीब बहनों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? हम जेल ही तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको काली चुड़ैल के श्राप से जरूर मुक्त करूंगी। मैं नदी का जादुई तीसरा फटा पुराना फ्रॉक पहनूंगी और आपके घर के जाने का रास्ता बनाऊंगी। ऐसा कहकर नेहा तीसरी नदी के अंदर जाती है। वहाँ से फटा पुराना फ्रॉक लेकर आती है और उसे पहन लेती है। जैसे ही नेहा उसे पहनती है तो बादलों में जाने के लिए सीढ़ियाँ बन जाती हैं। यह देखकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं और वह नेहा को धन्यवाद कहती हैं। सच में नेहा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, जबकि तुम्हें धन दौलत की कितनी ज्यादा जरूरत थी। तुमने हमारे घर के जाने का रास्ता बनाया। तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम धन दौलत का लालच करती तो हमें हमारे घर जाने का मौका कभी नहीं मिलता। हम सभी परियां तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि इस नदी के जादुई फ्रॉक की मदद से तुम्हें कभी भी धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। जाओ, अपनी बहन के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करो। परी की यह बातें सुनकर नेहा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह घर आकर नदी के जादुई तीसरे फ्रॉक से बहुत सारी धन दौलत मांगती है तो उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। यह देखकर प्रीति और पायल बहुत खुश होती हैं। नेहा उनमें से 50,000 रुपए शोरूम मालकिन को दे देती है और उसके बाद अपना बहुत बड़ा शोरूम खोलती है। तीनों बहनें बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं और एक दिन वह अपनी बड़ी गाड़ी में कहीं घूमने जा रही थी कि तभी वह देखती है कि काव्या और संजना व्हील चेयर पर बैठी भीख मांग रही हैं। अरे अरे, तुम दोनों तो इतनी ज्यादा अमीर थी, फिर इस तरह से भीख क्यों मांग रही हो? और तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम इस तरह व्हील चेयर पर क्यों हो? हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। हमने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया, तुम्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जिस वजह से उसकी सजा हमें इसी दुनिया में मिल गई। हम दोनों बहनों को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो तुम तीनों बहनें हम दोनों बहनों को माफ कर देना। तीनों बहनें बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वह काव्या और संजना को माफ कर देती हैं और उसके बाद उनका इलाज भी करवाती हैं और उन्हें रहने के लिए घर भी देती हैं। तीनों बहनों का इतना अच्छा स्वभाव देखकर दोनों बहनों को बहुत शर्मिंदगी होती है और वह आज के बाद से कभी भी बुरा काम नहीं करती और तीनों बहनों के साथ अच्छा काम करती हैं और तीनों बहनें भी अपने साथ साथ और भी गरीब लोगों की मदद करती हैं और एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं।